नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज यूपी पुलिस कांस्टेबल हिंदी के सॉल्व क्वेश्चनों के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन की तरफ से दिया जा रहा है। तो चलें शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन बच्चों क्या है और इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आप देखेंगे और इनकी व्याख्या को पूरी तरह से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से आपको काफ़ी लाभप्रद होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। कहने वाला यह हमारा वाक्य जो दिया गया बच्चों, यह पूरी तरह से क्या है, गलत है। मैंने गांव जाना है, मैंने गांव जाना है, इसमें दिया गया शुद्ध कौन होगा? तो मैं गांव जाना है, मुझे गांव जाना है, मेरे को गांव जाना है, मेरे को गांव जाना है। मैंने अपने लिए ने का प्रयोग नहीं किया जाता, मुझे गांव जाना है। तो इसका विकल्प क्या होगा बच्चों? मुझे गांव जाना है। तो कहने का मतलब अगर आप देखेंगे तो इस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हैं। कौन सी अशुद्धियां हैं? तो यहां पर हम देखें, यहां पर जो प्रश्न आया है इस पर हमें देखा जाए, यहां पर सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों का वर्णन किया गया है। सर्वनाम से संबंधित इस क्वेश्चन में अशुद्धियां कभी कभी पूछ लेता है कि किस प्रकार की अशुद्धियां हैं, तो यहां हमें यह बताना पड़ता है। अगले प्रश्न को बच्चों देखें, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? छंद में प्रयुक्त जो अक्षर हैं इनको क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है, चरण कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है या वर्ण कहा जाता है? छंद में जो अक्षर हैं उनको क्या कहा जाता है? तो छंद के अक्षर, छंद में जो अक्षर लिखे जाते हैं बच्चों, निश्चित तौर ध्यान दीजिएगा, छंद में अक्षर जो लिखे गए हैं होते हैं, जैसे छंद के अक्षर क्या, यति उसके अंग के रूप में है, यति गति लय तुक, यति गति लय तुक के आधार पर, यति गति लय तुक, यति गति लय तुक के आधार पर, तुक के आधार पर होने वाली रचना को, आधार पर होने वाली रचना को, होने वाली रचना को छंद कहते हैं। होने वाली रचना को क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। और छंद के प्रथम प्रणेता पिंगल ऋषि थे। ये भी ध्यान दीजिएगा, छंद के प्रथम प्रणेता कौन थे? पिंगल ऋषि थे, पिंगल ऋषि थे। कभी कभी यह भी प्रश्न बच्चों पूछा जाता है कि छंद चार को और किस नाम से जानता जाता है? तो इसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। प्रश्न क्या है? छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? तो वर्ण मात्रा यति गति, वर्ण मात्रा यति गति लय तुक के होने, तुक के आधार पर रचना के को हम छंद कहते हैं। अक्षर को क्या कहा जाता है? बताओ भाई, अक्षर को क्या कहा जाता है बच्चों? फटाफट बताइए। व्यंजन, चरण, मात्रा, वर्ण। वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण। अक्षर को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प, कितने विकल्प हैं? 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों का सही अर्थ वाला विकल्प है। एक मुहावरा दिया गया है बच्चों, वह मुहावरा क्या है? लोहा मानना। अब इसमें इसका सही अर्थ क्या है? लोहा मानना, मूर्ख बनाना, प्रभाव मानना, हार मानना, लाभ होना। तो लोहा मानना का अर्थ क्या है? इसका मुहावरा क्या होगा बच्चों? इसका मुहावरा है प्रभाव मानना। क्या होगा? प्रभाव मानना। तो बढ़ें अगले,
अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, हम लोग देखते हैं उसको। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से, निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प बताइए। यह चार विकल्प दिए गए हैं, इसमें से यह बताना है कि इसमें से सबसे सही समास क्या होगा। चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है जिसका नाम, दूसरा विकल्प, चंद्र के समान है जो, चंद्र के जैसा है जो। तो इसमें दिया गया है, तो चंद्रशेखर पर क्या होगा, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात कौन, चंद्र हैं शिखर पर जिसको, अर्थात शंकर। तो अगर समास की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो चंद्र हैं शिखर पर जिसके, चंद्र हैं शिखर पर जिसके, अगर हम समास की तरफ जाएं तो यह बच्चों क्या है, यह है बहुब्रीहि समास। क्या है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा चंद्र शेखर, चंद्र है जिखर शिखर पर जिसके, और इसका सबसे शुद्ध होगा यह। अगला प्रश्न पर, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, करते जाइएगा। थोड़ा सा कहीं भी डाउट हो तो उस पर कमेंट जरूर करें। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग बताना है। तो ये भी ध्यान तो स्त्रीलिंग बताना है, इसे किसका, राजपूत का स्त्रीलिंग। हिंदी में बच्चों याद रखिएगा दो ही प्रकार के लिंग हैं, एक स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और यहां पर हमें राजपूत का स्त्रीलिंग बताना है। राजपुतानी, राजपुताई, राजपुतरिन, राजपूती। तो राजपूत का स्त्रीलिंग राजपुतानी, राजपुताई, राजपुतरिन, राजपूती, राजपुतानी। राजपूत का स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों, राजपुतानी। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द का चुने। जैसे प्रश्न क्या दिया गया है, जलद। निम्नलिखित पर चार विकल्प हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को यहां चुनना है। वह शब्द क्या है, जलज, जहाज, चतुर, हाथी, मछली। तो अनेकार्थी जलज का अनेकार्थी अगर देखा जाए तो यहां आपका विकल्प क्या होगा बच्चों, मछली। क्या है, मछली। तो जलज के अनेकार्थी शब्दों में यहां जो प्रश्न दिए गए इस प्रकार से आपको हल करना है, वह है मछली। तो चलें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है क्या, इस पर विचार करें। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से, निम्नलिखित में से चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। तपस्वी का सही स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। यहां पर इस प्रश्न को आपको छांटना है कि तपस्वी का सही स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा। तो क्या क्या दिया गया है, तपस्विनी, तपस्विनी, पतस्वीन, तपस्वी। तो तपस्वी का सही स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तपस्विनी। कौन सा होगा, तपस्विनी। सबसे सही स्त्रीलिंग यहां पर आपका यह प्रश्न है, दिए गए स्त्रीलिंग शब्द है तपस्विनी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। नीचे दिए गए शब्द का यहां आपको बहुवचन बताना है, बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। तलवार, तलवारें,
तलवारों, तलवार, तलवारें। तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? तलवारें। क्या होगा? तलवार का बहुवचन क्या हो जाएगा बच्चों? तलवारें। अगला विकल्प है ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? ह्रस्व और दीर्घ इनमें से किसके प्रकार है? यहां क्या पूछ रहा है कि जब ह्रस्व और दीर्घ किसके प्रकार हैं, तो हमारे वर्ण के अंतर्गत दो आते हैं। कौन कौन से अक्षर कितने रूप में दो होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं? वह है स्वर और व्यंजन। अब यहां यह प्रश्न पूछ रहा है कि ह्रस्व और दीर्घ किसके अंतर्गत आता है? तो व्यंजन के अंतर्गत आएगा स्वर। तो ह्रस्व और दीर्घ जो है वह किसके अंतर्गत आता है बच्चों? वह ह्रस्व और दीर्घ देखा जाए तो वह स्वर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? स्वर के अंतर्गत। और स्वर में ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर होते हैं। ह्रस्व दीर्घ आपके क्या हैं? आ, ई और उ और री। दीर्घ स्वर आ, ई और उ होते हैं। अब इन्हीं के बाद एक आपका क्या है? आ, ई, उ, ए, ओ। और प्लुत क्या है? प्लुत के लिए कोई अक्षर नहीं बनाया गया है, बल्कि इसके लिए एक संकेत बना दिया गया है इस रूप में या इस रूप में जो रामचरितमानस में दिखाई पड़ता है। कभी कभी व्याख्या भी पूछ लेता है कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर जिनका बोलने में कम समय लगे उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व। ह्रस्व का यह दुगना समय लग रहा है तो ऐसे स्वर्गों को हम कहते हैं दीर्घ। और दीर्घ का दुगना समय जब बोलने में लगता है बच्चों तो उसे कहा जाता है प्लुत स्वर। तो ह्रस्व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? तो किसके प्रकार हैं? स्वर के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? स्वर के प्रकार हैं। अगला प्रश्न हमारा है रसों का राजा किस रस को माना जाता है? प्रश्न क्या है? रसों का राजा किस रस को माना जाता है? करुण, यहां दिया गया विकल्प करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस। तो रसों का राजा माना जाता है, रसों का राजा श्रृंगार रस को माना जाता है। रसों का राजा किसे माना जाता है? श्रृंगार। किसको माना जा रहा है? श्रृंगार रस को माना जाता है। तो विकल्प आपका देखिए कहां है? यहां श्रृंगार रस माना जाता है। और श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। तो रसों का राजा किसे माना जाता है? श्रृंगार रस को। अगला प्रश्न देखा जाए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। आप इस किताब को पढ़े हैं, यह दिया गया है कर्मवाच्य, इसका सही विकल्प बताना है। इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया। क्या आपने इस किताब को पढ़ा? यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई। आपने यह किताब पढ़ा। यह प्रश्न आपका वाच्य से संबंधित है, जिसे बच्चों अंग्रेजी में वॉयस कहते हैं। क्या कहते हैं? वाच्य को अंग्रेजी में वॉयस कहा जाता है। वॉयस। अब वाच्य के अंतर्गत यह हमें जानना है कि क्रिया हमारी किससे प्रभावित होती है।
क्रिया हमारी जब कर्ता से प्रभावित होगी, किससे प्रभावित होगी? कर्ता से, तो ऐसी क्रिया को कर्तृवाच्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्तृवाच्य। ऐसी क्रिया को कर्तृवाच्य। जब हमारी यही क्रिया कर्म से प्रभावित होती है, किससे प्रभावित होगी? कर्म से, तो ऐसी क्रिया को कर्मवाच्य कहा जाता है। क्या क्या कहा जाएगा? कर्मवाच्य कहा जाता है। यही क्रिया जब भाव से प्रभावित होगा, किससे प्रभावित होगा? जब भाव से प्रभावित हो, तो ऐसी क्रिया को भाववाच्य कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? भाववाच्य। अब यहां आप देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आप इस किताब को पढ़े हैं, फिर चिन्ह लगाया गया कर्मवाच्य, इसे आप बदलना है कर्मवाच्य में। तो इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, यह इस किताब को यहां का किससे पढ़ा है? आपके द्वारा पढ़ा गया है। तो यहां पर हमारा क्या प्रश्न का उत्तर होगा? प्रश्न का उत्तर होगा इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। क्रिया हमारी कर्म से प्रभावित हो रही है। अगले प्रश्न को देखें, किस के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी का कहा हुआ वचन अगर, या किसी का शीर्षक, किसी के कहे हुए वचन को अगर उसके उस वचन को उसी रूप में लिखना है, तो उसमें उसको लिखने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो किसी के कहे हुए वचन को लिखने के लिए योजक का चिन्ह नहीं होता। योजक का चिन्ह बच्चों इस रूप में है, अल्प विराम थोड़ी देर ठहराव के लिए होता है ना, अर्ध विराम भी रुकने के लिए होता है। यहां कह रहा है कि ज्यों का त्यों उद्धरण के लिखे, उसको हम इस रूप में भी लिखते हैं और एक इन्वर्टेड स्कामा में लिखते हैं। किसी के कहे हुए वचन को उसी रूप में लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उद्धरण का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं बच्चों? उद्धरण का प्रयोग। और उद्धरण का चिन्ह किस रूप में होता है अभी बताया गया, इस रूप में, और इस कभी कभी इन्वर्टेड का इस रूप में भी लगाया जाता है, सिंगल और डबल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बनाता है। क्या कर रहा है? पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बनाता। पूर्वकालिक क्रिया, क्रिया से संबंधित टॉपिक है। क्रिया से संबंधित में टॉपिक क्या है? पूर्वकालिक क्रिया बना रहा है। तो पूर्वकालिक क्रिया अगर हम जानते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम बनाने में बच्चों नहीं होगी। पूर्वकालिक क्रिया है क्या, यह थोड़ा सा हम लोग जाने। पूर्वकालिक क्रिया, क्रिया काम का करना। यहां का पूर्वकालिक कहने का मतलब एक क्रिया समाप्त नहीं हुई। क्या हुआ बच्चों? एक क्रिया समाप्त नहीं हुई तब तक दूसरी क्रिया का प्रारंभ हो जाना। एक क्रिया समाप्त नहीं, पहली क्रिया जो आप कर रहे हैं वह समाप्त, पहली क्रिया के समाप्त होने पर, जैसे ही पहली क्रिया क्या हुई? समाप्त हुई, वैसे ही दूसरी क्रिया का प्रारंभ हो जाना। पहली क्रिया के समाप्त होते ही, पहली क्रिया समाप्त हुई ही नहीं तब तक क्या कहोगे? या पहली क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी क्रिया का प्रारंभ हो जाना, दूसरी क्रिया का प्रारंभ हो जाना ही दूसरी क्रिया का प्रारंभ हो जाना, दूसरी क्रिया का प्रारंभ हो जाना ही पूर्वकालिक क्रिया, प्रारंभ हो जाना ही
पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। कौन सी क्रिया कहलाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। एक क्रिया के समाप्त होते ही, अगर यह कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उत्तर अपने आप आएगा कि एक क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी क्रिया का प्रारंभ होना। जरा देखा जाए, बच्चे गृह कार्य किए बिना, मतलब क्रिया नहीं समाप्त हुई, खेलने लग गए। हमने कहा क्रिया के समाप्त होने, जरा देखिए, एक क्रिया समाप्त हुई तो दूसरी क्रिया का प्रारंभ होना। देखिए कोई क्रिया समाप्त हो रही कि नहीं। बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने लग गए। बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। बच्चों ने गृह कार्य किया, बच्चे गृह कार्य करके और क्या किए? खेलने लगे। बच्चों ने गृह कार्य किया और खेलने गए। बच्चों ने गृह कार्य करके खेलने लगे। जैसे ही एक क्रिया समाप्त हुई वैसे ही दूसरी क्रिया क्या हो गई बच्चों? प्रारंभ हो गई। बच्चों ने गृह कार्य करके खेलने लगे। एक क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी क्रिया का प्रारंभ हो जाना ही पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहुंचाइए। यहां जो प्रश्न 4 विकल्प दिए गए, इसमें रेखांकित पद के उचित कारक, हमें कारक के चिन्हों को पहचानना है। तो कारक के चिन्ह हिंदी में जो प्रयुक्त होते हैं बच्चों, कितने? 8। कर्ता ने कर्म को, कौन कौन? कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान से, अपादान से, संप्रदान को के लिए, अधिकरण में पर, संबंध काकी के नानी ने, संबोधन। तो यहां पर क्या है? यहां प्रश्न है, हे प्रभु रक्षा कीजिए। संबोधन के लिए हे, हो, अरे। संबोधन के लिए कौन सा कारक प्रयोग होता है बच्चों? संबोधन के लिए जो कारक प्रयोग किया जाता है वह है, संबोधन के लिए हे, हो, अरे आदि का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर जो कारक का चिन्ह लगा है, हे प्रभु रक्षा कीजिए, तो इसमें हमारा कौन सा है? संबोधन कारक। कौन सा है? संबोधन कारक। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा ऊष्म व्यंजन है। तो जरा देखिएगा, व्यंजन के संदर्भ पूछा जा रहा, किसके संदर्भ में? और व्यंजन में कह रहा कि कौन सा ऊष्म व्यंजन है। तो व्यंजन के 3 वर्गीकरण किए गए। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता, ध्यान दीजिएगा। व्यंजन के बच्चों कितने वर्गीकरण किए गए हैं? व्यंजन के 3 वर्गीकरण किए गए हैं। 3 वर्गीकरण व्यंजनों के कौन कौन से हैं? पहला व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है क वर्ग से। कहां से? क वर्ग से प वर्ग तक। क वर्ग से कहां तक? प वर्ग के व्यंजन जितने हैं उन्हें कहा जाता है स्पर्श। कौन सा व्यंजन कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन। क वर्ग से प वर्ग के व्यंजनों को कहा जाता है स्पर्श व्यंजन या स्पृष्ट व्यंजन, या स्पृष्ट व्यंजन कहते हैं। क्या कहा जाएगा? स्पृष्ट व्यंजन। का से पा तक। अब दूसरा जो है, पहला होगा, दूसरा जो है उसे कहा जाता है, या जो है या र ल व, इसे कहा जाता है या र ल और व को, इसे कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। कौन सा? अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा व्यंजन के 3 वर्गीकरण हो रहे हैं। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। कौन सा? ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है बच्चों, यह है आपका तालव्य स,
ये है आपका मूर्धन्य स, ये है दंत स और ये है ह। इसे कंठ ध्वनिया भी इसको कहते हैं। तो ये कहा क्या कहा जा रहा है, स है हमारा कौन सा व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन। और प्रश्न क्या पूछा है कि कौन सा ऊष्म व्यंजन है, जरा खोजा जाए। यह हमारा अंतस्थ है, प हमारा स्पर्श है, ट हमारा स्पर्श है। यहां उत्तर हमारा जो हो रहा है वो कौन सा, स। बढ़े आगे, ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं, ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं। तो ह्रस्व और दीर्घ किसके प्रकार होते हैं, स्वर में। स्वर में ह्रस्व और दीर्घ हुआ है, स्वर में ह्रस्व और दीर्घ का प्रयोग होता है। ह्रस्व के अंतर्गत कौन आएगा, आ, ई और उ, और दीर्घ के अंतर्गत आ, ई और उ, ए। तो यहां क्या कहा, ह्रस्व और दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं। तो बच्चों किसके प्रकार हैं, स्वर के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं, स्वर के प्रकार हैं। दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा और उससे बनने वाले विशेषण, संज्ञा का सही विशेषण क्या, संज्ञा है उसकी सही से विशेषण कौन सा शब्द है, इसी जोड़ी को यहां पर हमें पहचाना है। क्या पहचाना है, संज्ञा या उससे बनने वाले विशेषण शब्द की। तो यहां पर देखिए पक्ष पाक्षिक, तो यहां पर देखा जाए यही विकल्प आपका है, पक्ष और पाक्षिक। प्रेम है लेकिन प्यार इसका नहीं, प्रेमी होना चाहिए। सुख, सुख का सुखी विशेषण, तो एक ही है जो संज्ञा से विशेषण बन रहा है, वह कौन है, पक्ष का पाक्षिक। आपका उत्तर कौन सा सही होगा, पक्ष का पाक्षिक। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है। तो यहां देखिएगा सर्वनाम में वाले वाक्यों में जो लिंग है, लिंग का पता किससे चलता है, लिंग का पता क्रिया से। किससे चलता है, लिंग का पता क्रिया से चलता है। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का जो पता वह किससे चलता है, वह पता चलता है क्रिया से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है, जायसी के द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो जायसी की सबसे महत्वपूर्ण रचना पद्मावती 12 मासा जिसमें है वर्णन किया गया पद्मावत का। तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है पद्मावत। किसकी रचना है, पद्मावत। दूसरा, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। तो भारत दुर्दशा, यहां देखिए भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। तो यह उपन्यास भारत दुर्दशा जो लिखा गया है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई रचना है। नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं, चितंबरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, पल्लव। तो यहां पर पूछ रहा है कि नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं, चितंबरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद और पल्लव। तो यह किसकी है, यह रचना आपकी सुमित्रानंदन पंत की है। अगला है, हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ। हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ। यहां पर आपसी मनमुटाव, आपसी झगड़ा, संयुक्त अवसर, आपसी फूट। तो यह कैसे हुआ, संयुक्त आक्रमण के द्वारा। चलें अगले प्रश्न को देखते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य
अकादमी का पुरस्कार दिया गया था? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए, यहां रचना दिया गया है, किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसे दिया गया? खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, क्या कह कर पुकारूं। तो इनकी महत्वपूर्ण रचना है कौन सी? खूंटियों पर टंगे लोग। किष्किंधा का भाग किसके शासनकाल का हिस्सा है? तो किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा है? तो वह बाली के शासन का। महत्वपूर्ण, किसने हम्पी को सपनों की नगरी कहा है? किसने हम्पी को सपनों की नगरी कहा है? ब्रिटिश इतिहास का डेमिंग पेस, पुर्तगाली इतिहास का डेमिन, बानर साम्राज्य के शासकों ने, पौराणिक। तो यह बच्चों आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ के आधार पर यह क्वेश्चन आपको करने होंगे और उस पैराग्राफ के अंतर्गत छांटकर इन प्रश्नों को करना होगा जो दिया गया इतिहास का विषय। यहां आपको देखेंगे कि उस पैराग्राफ के अंतर्गत यह क्वेश्चन आपको मिलेगा कि किष्किंधा भाग किसके शासनकाल का है, और पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो ये सारे प्रश्न वहां से आपको निकल कर आएंगे कि किसने हम्पी को सपनों की नगरी कहा? तो पुर्तगाली का डेमिंग पेस ने, या जो भी पैराग्राफ के अंतर्गत होगा। यहां से जो प्रश्न चल रहे हैं यहां, और ये सारे प्रश्न आपको पैराग्राफ के आधार पर ये प्रश्नों को आपको उत्तर देना होगा। कौन से प्रश्नों का? यहां आप देखेंगे किष्किंधा से लेकर के उस सॉल्यूशन में ग्रीनवर्ड पब्लिकेशन के किताब पर जो सॉल्यूशन है, जो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन बुकलेट में देखेंगे तो इन पैराग्राफों के, उन पैराग्राफ के जो दिए गए उसके आधार पर यहां इसका उत्तर देना होगा। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए, उन पैराग्राफ के आधार पर इन क्वेश्चनों को लगाया जाएगा। वही देखिए, विजयनगर के भग्नावशेष कैसी दृश्यावली के बीच फैले हैं? तो विजयनगर के भग्नावशेष उन सॉल्व क्वेश्चन को 2024 यूपीपी के लिए है। उन क्वेश्चनों में आप देखेंगे तो ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पैराग्राफ से रिलेटिव है, पैराग्राफ लिखा रहेगा वहां से छांटना होगा। तो उस क्वेश्चन के आधार पर यह जो प्रश्न लगाया जा रहा है वह है जन शून्य। क्या है? जन शून्य। क्या किसके आधार पर? जन शून्य के आधार पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। अगला प्रश्न क्या है? विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। तो कहने का मतलब बच्चों ध्यान दीजिए, यहां तक के प्रश्न किष्किंधा से लेकर के विजयनगर के भग्नावशेष का पैराग्राफ के आधार पर आप लोगों को क्वेश्चन करना है। और पैराग्राफ को करने से पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर पैराग्राफ पढ़िए, फिर क्वेश्चनों को देख करके पैराग्राफ के आधार पर चिन्ह लगाना है। लेकिन यहां से अब क्वेश्चन आपका शुरू होता है, विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। विरूपाक्ष का विरूप धन अक्ष। तो विरूप धन अक्ष का अर्थ है विलक्षण नेत्रों वाला। विरूपाक्ष का अर्थ क्या है? विलक्षण नेत्रों वाला। विरूपाक्ष का अर्थ है विलक्षण नेत्रों वाला। क्या होगा? विरूपाक्ष का अर्थ है विलक्षण नेत्रों वाला। तो इसका जो समानार्थी शब्द है विलक्षण नेत्रों वाला, तो इसका कहें विरूप धन अक्ष। तो अक्ष का अर्थ हुआ विरूप का विलक्षण और अक्ष का नेत्रों वाला। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो हिंदी शब्दकोश के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय हैं। तो उपसर्ग कोई शब्द नहीं है, उपसर्ग और प्रत्यय कोई शब्द नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। उपसर्ग और प्रत्यय कोई शब्द नहीं है, बल्कि उपसर्ग और प्रत्यय किसी शब्द का
क्या है, शब्दांश है। क्या है, कोई शब्द ना होकर के बल्कि किसी शब्द का क्या है, शब्दांश है। तो यहां देखना है किसके संदर्भ कहा गया है, प्रत्यय। प्रत्यय उपसर्ग शब्दांश जो होगा किसी शब्द के पहले लगेगा, जबकि प्रत्यय कहां लगता है, किसी भी शब्द के बाद लगता है। कहां लगेगा, किसी शब्द के बाद लगता है। अब यहां बाद में कहां प्रत्यय लगा यही जानिए और विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। ऐसा शब्द आता है इसमें जिसमें प्रत्यय नहीं लगा। जरा देखें, चिकनाहट, चिकनाहट में प्रत्यय है, चिकना शब्द है, चिकना से क्या बना, चिकनाहट, तो आहट प्रत्यय है। यहां कौन सा प्रत्यय होने जा रहा है, चिकनाहट में आहट प्रत्यय। पहले में क्या हुआ, प्रत्यय लगा है, कौन सा प्रत्यय है, विकल्पे में आहट। चांदनी, चांदनी में कौन सा लगा है, चांद से बना है नी प्रत्यय, कौन सा, नी प्रत्यय लगा हुआ है। खट्टा से खटास, आस प्रत्यय लगा है। बखूबी, यहां जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है वह आपका अक्षर है कौन सा, बखूबी। ई से हटा दे, बखूब शब्द नहीं है। और बाकी सब में आपके प्रत्यय लगे हैं, चाहे खटास हो यहां, लेकिन किसमें प्रत्यय नहीं लगा है, तो बखूबी में। और प्रत्यय क्या है, किसी शब्द के बाद लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहा जाता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए। अगले प्रश्न को देखें, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है, इसका हमें तद्भव बताना है। क्या बताना है, तद्भव। इस शब्द का तद्भव, कपोत का तद्भव क्या होगा, कपोत का तद्भव क्या होगा, गाल का, गाल का अगर हम तत्सम देखें तो गाल का तत्सम कपोल होता है। गाल का तत्सम क्या होगा बच्चों, कपोल। क्या होगा, और अगला है कबूतर, गाल का क्या हुआ, कपोल। और कबूतर का तत्सम होता है कपोत। कबूतर का तत्सम क्या है, तो कपोत का तद्भव पूछ रहा है, तो कपोत का तद्भव है बच्चों कबूतर। क्या है, कबूतर। काम का कार्य, काम का क्या है, कार्य। और इस प्रकार से यहां जो प्रश्न है शब्द का तद्भव रूप है, तो कपोत का तद्भव रूप क्या होगा, कबूतर। क्या होगा, कबूतर। तो अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न हमारा है क्या, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार के रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। यहां आपको अलंकार बताना है कि इस लाइन में कौन सा अलंकार है। क्या है, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा, जब एक ही शब्द 2 बार आए, एक ही शब्द कितनी बार आए, 2 बार आए, और दोनों का अलग अलग अर्थ हो, तो उसे कहा जाता है यमक अलंकार। युग्मक, युग्मक का अर्थ है एक ही शब्द कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। जैसे काली घटा, घटा का कितना आया, 2 बार, घटा 2 बार आ रहा है, घटा का 2 बार आ रहा है, घटा घटा। काली घटा का घमंड घटा, एक घटा का होता है, एक घटा का अर्थ है बच्चों बादल, और दूसरे घटा का अर्थ होता है कम होना। तो एक ही शब्द कितनी बार आए, 2 बार, और दोनों के अर्थ क्या हो बच्चों, अलग अलग हो, तो ऐसे अलंकार को क्या कहा जाएगा, यमक अलंकार। इसी प्रकार का है उदाहरण, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकार, वा खाए बौराय नर, वा पाए बौराय। तो अगला प्रश्न देखा जाए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कर जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हैं।
इसमें रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हैं। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है कहां? दरवाजे के बाहर। खड़े होने का और दरवाजे से, खड़े होने का और दरवाजे से संबंध कौन बता रहा है? के बाहर। रेखांकित शब्द को ही बताना, रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद क्या है? तो खड़ा होने का और दरवाजे से संबंध बता रहा है कौन? के बाहर। तो यहां कौन होगा? संबंध बोधक अव्यय। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, खड़े होने से और दरवाजे का जो संबंध हो रहा है उसे कहा जाता है संबंध बोधक। अगला प्रश्न देखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। जो शब्द दिए गए इसके विपरीत अर्थ वाला क्या चुनना है? विकल्प। तो इसका संयोग है, तो इसके विपरीत कौन सा होगा? वियोग, दुरुपयोग, मिलन और अवशेष। संयोग का मिलन ही होता है, पर्यायवाची हो जाएगा, तो इसका विपरीत जो होगा वह कौन होगा? वियोग। तो यहां हमारा विकल्प क्या है? वियोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला है। इसका सबसे सही अर्थ वाला हमें उत्तर देना है। तो यहां देखा जाए नाश का सबसे सही उत्तर कौन होगा? नाश का तबाही, उत्थान, उत्कर्ष, नवीन। तो इसका सबसे सही सटीक उत्तर होगा तबाही। क्या होगा? तबाही। तो बढ़ें अगले क्वेश्चन पर। यहां एक क्वेश्चन आपका लिखा गया है, देखें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग शब्द के, अभी बताएं, उपसर्ग जो है एक शब्द नहीं है बल्कि शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले का मतलब आरंभ में लगता है। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है। कहां लगता है? पहले या आरंभ में लगता है। तो यहां का विकल्प आपका क्या होगा? आरंभ। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो सबसे अच्छा विकल्प। तो पतन का यहां आपको क्या करना है? निम्नलिखित 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प हो। पतन, पतन का पत्ता, पुत, घर, गिरना। तो पतन का सबसे अच्छा विकल्प क्या होगा? गिरना। क्या होगा? गिरना। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद, यह आपका संधि विच्छेद से संबंधित है और इसका संधि विच्छेद करना होगा। तो यह संधि विच्छेद उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उल्लास का आप संधि विच्छेद होगा क्या? तो उल्लास को यह ध्यान दीजिएगा कि पहला प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि उल्लास व्यंजन संधि है। कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि के अंतर्गत त द को हिंदी में लोचदार वर्ड कहते हैं। यह क्या हो जाएगा? उत धन लास। क्या हो जाएगा? उत धन लास। त के बाद यदि लय आता है तत् अपना रूप छोड़कर आधे ल में हो जाता है और यह कॉन्सेप्ट वहां से है उत धन लास। तो क्या हो जाएगा? उल्लास। क्या हो जाएगा? उल्लास। तो आपका यहां का विकल्प जो होगा वह होगा उत धन लास। शेष अगले प्रश्न पर। तो इसी प्रश्नों के साथ मित्रों आज का प्रश्न हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और इस प्रकार के प्रश्न, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न
जो संभावना के आधार पर जो पूछे गए उसके आधार पर उन टॉपिकों का हम लोग हल करते रहे हैं। तो आज नए प्रश्नों से जुड़ने से पहले अगर आपको यह चैनल द ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन का महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जुड़ना चाह रहे हैं और चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है, वहां तक आप तक पहुंचने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। तो पुनः यूपीपी के 2024 की आगामी परीक्षाओं को देखते हुए हम आज का क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।